Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is man need difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. It means मनुष्य जीवन में कठिनाइयों की ज़रूरत है क्योंकि वे सफलता का आनंद लेने के लिए आवश्यक हैं। मतलब कि जब भी आपको अगर सक्सेस होना है तो आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ का आना तो कंफर्म है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक आप कैसे उसको अचीव कर पाओगे। अगर आपको हर चीज़ कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। आपको पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे, उसके लिए एकदम पूरा एफ़र्ट लगाओगे, तब वो चीज़ मिलेगी, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। अगर आपको ऐसे ही कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो जब भी आप अगर कोई चीज़, क्योंकि आपको अगर सफलता चाहिए, आपको उसका आनंद लेना है, तो आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ का आना तो एकदम कंफर्म है और आनी भी चाहिए। तभी आपको क्या होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, तभी आप उससे कुछ सीखोगे। जब आप एक बार कुछ गलत करोगे, 2 बार कुछ गलत करोगे, तो आपको उससे और आगे की पता चलेगा कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो आज आपकी कंप्यूटर की 3rd वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आज मैं 2nd चैप्टर स्टार्ट करूँगी और 3rd आप लोग को लिखना है, आपको पता है, वही चीज़ बताती हूँ। और कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आप लोग का दिखाता नहीं है, आप लोग करते नहीं हो। ओके, so now we will start our next chapter 2nd, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। ओके, तो आज हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी है। किसकी? कंप्यूटर जनरेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि पिछले कैसे पुराने उसमें ये था, इसकी जनरेशन कैसे कैसे बढ़ी, क्या क्या तरीके से इसमें आया परिवर्तन। ओके, और इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? लेट्स लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी, क्लासिफिकेशन बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो हमको पढ़ना ही है। उसके बाद क्लासीफाई किया गया है उसको बाय कैपेसिटी और बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको क्लासीफाई भी किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। As the time passed, a more suitable and reliable machine became a need which could perform our work more quickly. तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो क्या हो रहा है? मोर सूटेबल एंड रिलायबल मशीन आ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जो कि क्या करता है, हमारे वर्क को क्या करता है, बहुत ही क्विकली परफॉर्म करता है। ओके, कंप्यूटर आर सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर क्या हो गया? हमारी एवरीडे लाइफ का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया है। नाउ मोस्ट पीपल टेक दैम एंड व्हाट दे हैव एडेड टू लाइफ टोटली फॉर ग्रांटेड। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको मतलब कि अपने डेली यूज़ में ला रहे हैं। इससे बहुत ही काम हम लोग के हल्के हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग कोई भी वर्क कर ले रहे हैं। इवन मोर सो द जनरेशन हु हैज़ ग्रोन फ्रॉम इफिशिएंसी विद इन द ग्लोबल डेस्कटॉप लैपटॉप रिवोल्यूशन सिंस द 1980s। तो 1980s से क्या होता है, जो आए हैं, जब ग्लोबल डेस्कटॉप लैपटॉप रिवोल्यूशन सिंस द 1980s, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर गोज़ बैक सेवरल डिकेड्स। क्या हो रहा है? बहुत ही सेवरल बैक डिकेड्स, मतलब दशकों से क्या हो रही है कंप्यूटर की हिस्ट्री को हम लोग चलिए देखते हैं। However, there are 5
definable generation of computer. 5 डेफिनेबल जनरेशन में परिभाषित किया गया है कंप्यूटर को. डेफिनेबल मतलब परिभाषित किया गया है 5 जनरेशन के उसमें. ठीक है. ईच जनरेशन इज डिफाइंड बाय अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय चेंजेस फंडामेंटली हाउ कंप्यूटर ऑपरेट. ईच जनरेशन में अलग अलग सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, फंडामेंटली चेंजेस हुआ है कि कैसे कंप्यूटर आपका चलेगा और ऑपरेट करेगा. मोर कॉम्पैक्ट होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा. मतलब कोई चीज़ जब नई आती है मार्केट में तो क्या होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. बट धीरे धीरे 5 जनरेशन में इसको वो किया गया है तो धीरे धीरे क्या होती है, इसकी कॉस्ट भी फिर कम आने लगती है. तो ये लेस एक्सपेंसिव हो जाता है. मोर पावरफुल बट रहता है, मतलब कम दाम में अच्छी चीज़, ऐसे समझिए आप. इफ़िशिएंट और रोबस्ट मशीन, मजबूत मतलब मजबूत भी रहती है, इफ़िशिएंट वर्क भी करती है लेस कॉस्ट में. ओके. तो फर्स्टली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बदला गया 5 उसमें बताया गया. पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि किस ईयर में आया है, 1940 से लेकर 1956, मतलब 16 ईयर के उसमें. ओके. द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बिटवीन 1940 to 1956 वेयर वर्क कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो कंप्यूटर किस 1940 से लेकर 1956 तक में बने हैं उनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है. दे वर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज विद वैक्यूम ट्यूब. ये बहुत ही लार्ज इन साइज में होते थे, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब को देखा है उसके तरह ये होते थे. ठीक है. इन देयर सर्किटरी विच जनरेटर कंसिडरेबल हीट, हैंस स्पेशल एयर कंडीशनिंग अरेंजमेंट वेयर रिक्वायर्ड टू डिसिपेट दिस हीट. तो कंसिडरेबली हीट, ये क्या करता था, बहुत ही हीट जनरेट करता है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशली एयर कंडीशनिंग की अरेंजमेंट करवाई जाती है जिससे कि क्या हो, वो उसकी हीट हटाने में हेल्प करे, उसी में वो व्यस्त रहे. ओके. देयर वर एक्सट्रीमली स्लो एंड देयर स्टोरेज कैपेसिटी वॉज ऑल्सो वेरी लेस कंपेयर्ड टू टुडे कंप्यूटर. तो ये क्या था, क्योंकि सबसे मतलब पुराने उसका था, पहले बनाया गया था फर्स्टली, इसमें बहुत वो किया गया था, तो फिर क्या था, बहुत ही स्लो चलता था. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. जैसे अब बहुत ही टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो गया है, बहुत सी नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स आ गए हैं. तो अभी के मुकाबले पहले में बहुत ही स्लो वर्क करता था, बहुत ही स्टोरेज की भी बहुत कम स्टोरेज रहती थी, was also very less compared to today computer. Okay. If in these computer punch card were used to enter data into the computer. तो इसमें क्या यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, क्या करने के लिए, डाटा को एंटर करने के लिए. ओके. दीज कार्ड विथ रेक्टेंगुलर होल पंच्ड इन दैम बाय यूजिंग सम पंचिंग डिवाइस. ये क्या रहता था, कार्ड रहता था, रेक्टेंगुलर होल्स पंच किए जाते थे उसमें बाय यूजिंग सम पंचिंग डिवाइस. सम पंचिंग डिवाइस का यूज़ करके इस कार्ड का यूज़ होता था दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर में. यूनिवैक आई वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर. ये क्या थे, यूनिवैक था, जो ये क्या था, सबसे पहला कॉमर्शियली कंप्यूटर था. ओके. जो कि यूज़ किया जाता था. बिल्ट इन 1951 में बाय रिमिंगटन रैंड कंपनी. किसने बनाया था, रिमिंगटन रैंड कंपनी ने. इट हैड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 2000 वर्ड. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 2000 वर्ड करने की. ठीक है. और ये कंप्यूटर कब आया था, यूनिवैक. और ये कौन सा कंप्यूटर है, ये 1951 में आया था, कॉमर्शियली
अवेलेबल कंप्यूटर था ये कॉमर्शियली पर्पस के लिए, और उसको किसने लाया था? रेमिंगटन रैंड कंपनी ने। ओके, दीज वर यूज मोस्टली फॉर पेरोल, इसको पेरोल के लिए यूज़ किया जाता था, बिलिंग के लिए और सम मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए। मतलब कॉमर्शियली है तो मतलब कि पेरोल, बिलिंग के लिए और मैथमेटिकली कोई भी कैलकुलेशन हुई उसके लिए ये यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब आया? 1956 से लेकर 1963 तक में। ओके, द कंप्यूटर इन विच वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। अब क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब किससे रिप्लेस हुआ? ट्रांजिस्टर से, जो कि सेमीकंडक्टर से बना था। ओके, वह कॉल्ड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा। वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के उसमें आया। द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर रिड्यूस द हीट जनरेट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ये जो द यूज़ ट्रांजिस्टर का यूज़ क्यों होता था? हीट को, जो हीट प्रोड्यूस होती थी उसको रिड्यूस करने को, उसको कम करने को। इट ऑल्सो डिक्रीज द साइज एंड इंक्रीज स्टोरेज। और ये क्या करता था? ये डिक्रीज़ कर देता था साइज़, और स्टोरेज क्या कर देता था? इंक्रीज़ कर देता था, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता था। कौन? ट्रांजिस्टर। इट रिक्वायर्ड लेस पावर, इसको चलाने के लिए बहुत ही लेस पावर की ज़रूरत होती थी। एंड वर मच फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा फास्टर, मतलब बहुत चलता था, ठीक ही ठाक, उससे ज़्यादा चलता था। मैग्नेटिक मीडिया वॉज बींग यूज एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज डाटा। और ये लोग क्या करते थे? जो मैग्नेटिक मीडिया थे वो क्या करते थे? यूज़ करते थे ऑक्सिलरी, मतलब सहायक रूप से, क्या? स्टोरेज ऑफ डाटा। ओके, दीज कंप्यूटर यूज हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या करती थी? ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करती थी। वो लैंग्वेज कौन सी थी? फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर में लिखने के लिए। ओके, फॉर्ट्रैन एंड कोबोल वर द लैंग्वेज यूज। पूछा भी जा सकता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता था? फॉर्ट्रैन, FORTRAN और कोबोल, COBOL। ओके, इस चीज़ का यूज़ होता था। नेक्स्ट क्या है आपका? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कब आई? 1964 से 1971 के बीच में आई। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1964 विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या आई? 1964 में आई। इनकॉर्पोरेशन मतलब इसकी स्थापना हुई इंटीग्रेटेड सर्किट IC इन द सर्किटरी। IC इज़ अ monolithic circuit comprising a circuitry equivalent to 10 of transistor on a single chip of semiconductor having a small area, a number of pin for external circuit connection। ये क्या था? मोनोलिथिक मतलब अखंड बोला जाता है, मीनिंग अखंड सर्किट कंप्राइजेज आ सर्किटरी इक्विवेलेंट टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। सिंगल चिप का यूज़ होता था। सेमीकंडक्टर जो कि रहता था हैविंग ए स्मॉल एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया में, नंबर ऑफ पिन फॉर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन, इसके लिए इसका यूज़ होता था। IBM 360 सीरीज कंप्यूटर इज द in this generation had provision for facilitating time sharing and multi program also। IBM की 360 सीरीज़ कंप्यूटर थी उस जनरेशन में। हैड प्रोविज़न मतलब क्या होता है? नियम था उसका, जो कि क्या करता था? फैसिलिटेट करता था, आसान कर देता था टाइम की शेयरिंग को, मल्टी प्रोग्राम ऑल्सो, मल्टी प्रोग्राम को करने को बहुत ही आसान कर देता था। दीज वर स्मॉल इन साइज, ये बहुत ही स्मॉल इन साइज में था, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंप्यूटर कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंप्यूटर था कंपेयर करो अगर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। तो फर्स्ट थोड़ा लो था, फिर इसका सेकेंड आया, सेकेंड से थोड़ा और हाई, थर्ड में आया, मतलब अपग्रेड होता गया जैसे जैसे नए नए फीचर्स ढूंढे गए। उससे क्या हुआ? हमारा कंप्यूटर में और नए नए फीचर आते गए।
Storage capacity and speed of these computer increased manifold as it include user friendly package program। देखा, इसकी भी क्या हुई, स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई और फ्रेंडली पैकेज प्रोग्राम भी आ गया, वर्ड प्रोसेसिंग आ गया, रिमोट टर्मिनल आ गया। इसमें रिमोट टर्मिनल कुड यूज सेंट्रल कंप्यूटर फैसिलिटीज़ एंड गेट द रिज़ल्ट इंस्टेंटली। इसका यूज़ क्यों किया जाता था, सेंट्रल कंप्यूटर में किया जाता था, किस फैसिलिटी के लिए, रिज़ल्ट पाने के लिए इंस्टेंटली, जल्दी से। ओके, फिर क्या आता है आपका नेक्स्ट, कौन सा जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब चालू होता है, 1971 और प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस इन 1971। कब आया ये, 1971 में आया। एंड इन दिस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर फर्दर मिनिमाइज्ड। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिनिमाइज कर दिया गया और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को टेक्निक का यूज़ किया गया, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर विच आर प्रोग्रामेबल आईसीज फैब्रिकेटेड यूजिंग LSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक यूज इन दिस। तो मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ थोड़ा कम किया गया, मिनिमाइज किया गया और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ और ज़्यादा किया गया। माइक्रो कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया वो किससे कंबाइन करके, माइक्रो प्रोसेसर से, विथ अदर LSI चिप्स विथ कॉम्पैक्ट साइज, इंक्रीज स्पीड एंड इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो मतलब उसमें इतने फीचर का वो हुआ, LSI चिप्स का यूज़ ज़्यादा हुआ, कॉम्पैक्ट साइज़ का, स्पीड इंक्रीज़ हुई, स्टोरेज इंक्रीज़ हुई, स्टोरेज कैपेसिटी का। इन रिसेंट डे ICs फैब्रिकेटेड यूजिंग VLSI SI, तो वेरी लार्ज स्टेज, मतलब पहले लार्ज था तो वेरी आ गया, वेरी लग गया, VLSI टेक्निक का यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। थ्रू दिस टेक्निक द स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो इस टेक्निक का यूज़ करके और भी स्टोरेज कैपेसिटी को इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। नॉट ओनली दैट, केवल यही ही नहीं, द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर। इसकी स्पीड भी बहुत ही हाई है कंपेयर करो अगर दूसरे कंप्यूटर से। तो ड्यूरिंग 1980 सम कंप्यूटर कॉल्ड आ सुपर कंप्यूटर। 1980 में कुछ कंप्यूटर को क्या कहा गया, सुपर कंप्यूटर। क्यों, ये इंट्रोड्यूस आया, मार्केट में आया। दिस कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशन एक्सेप्शनली हाई स्पीड, खासकर किस चीज़ के लिए, क्योंकि इसकी हाई स्पीड रहती थी। ओके, अप्रॉक्स 100 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। 100 मिलियन ऑपरेशन ये कितने देर में करती थी, पर सेकेंड में। दिस स्पीड इज़ अटेन्ड बाई अप्लाइंग नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सिक्वेंटली। तो इससे क्या हुआ, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा। देयर कॉस्ट इज़ ऑल्सो हाई, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट भी क्या थी, बहुत ही हाई थी। दीज आर नॉर्मली यूज इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस चीज़ का यूज़ बहुत ही नॉर्मली होने का, दीज आर नॉर्मली यूज इन वेरी कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली इसका यूज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता था, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में क्या किया जाता था, इनका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्या है आपका, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी चल रहा है आपको और आगे जो आने वाला है। कंप्यूटर डिवाइस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत ही बुद्धिमान डिवाइस है, इंटेलिजेंस है। आर स्टिल इन डेवलपमेंट, और इसकी डेवलपमेंट भी होती जा रही है। बट सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर बिगिनिंग टू इमर्ज एंड बी यूज सच एज वॉइस रिकग्निशन। और भी इसका यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और इसको वॉइस रिकग्निशन में यूज़ हुआ था। AI इज़ अ रियलिटी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ रियलिटी मेड पॉसिबल, ये कर सकती है बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करके, एंड सुपर कंडक्टर, और किसका यूज़ करके, सुपर कंडक्टर का यूज़ करके।
leaning to the future, computer will be radically transformed again by quantum computation। ये क्या कर रही हैं, क्वांटम कंपटीशन गणना द्वारा फिर से मौलिक रूप से परिवहन किया जाएगा, उसको और भी अच्छा बनाया जाएगा। मॉलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, द एसेंस ऑफ 5th जनरेशन विल बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से 5th जनरेशन जो है वो अल्टीमेटली इस चीज़ का यूज़ करेगी और भी उसमें नए नए क्रिएटिव चीज़ ऐड करेगी। विच कैन प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज, जो कि नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके और भी अच्छा बनाएगी। एंड हैव कैपेबिलिटी टू लर्न एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और ख़ुद इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो और भी अच्छा कुछ कर सकती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी, अब क्या आता है, क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी। कैपेसिटी के बेसिस में भी अब क्लासिफिकेशन हुआ, अभी तो जनरेशन के रूप में हुआ था, अब किसके रूप में हुआ है, कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, कंप्यूटर किसके रूप में क्लासीफाई किया था, उसके कैपेसिटी के रूप में। कंप्यूटर कैपेसिटी इज करेंटली मेजर्ड बाय द नंबर, किस में मेजर्ड किया जाता है, मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन हो रही है, दैट इट कैन रन, जो कि रन हो रही है, रैदर देन बाय द वॉल्यूम ऑफ डाटा इट कैन प्रोसेस, और जो वॉल्यूम ऑफ डाटा ये जो प्रोसेस कर रही है इसकी बेसिस पे क्या किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये 1, 2, 3 पेज पढ़ा दिया है। नेक्स्ट मैं दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी आपका ये चैप्टर। ठीक है। और मैं वर्ड मीनिंग का PDF बना के दे दूँगी, उसको आप लोग कर लीजिएगा, MPS 50। ठीक है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में कर लीजिएगा वर्क, हो सकता है अपने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो अगर नहीं हुआ तो उसको भी कंप्लीट कर लिएगा। आपके पास वीडियो है, आपके पास PDF है, और वैसे आप लोग टाइम पे वर्क कंप्लीट कर लिया कीजिए, और जो थर्ड बताया उसको लिख लीजिएगा, तब ये वर्ड मीनिंग लिखिएगा। थैंक यू सो मच।